नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा पर इंडिया न्यूज लगातार नए वीडियो से बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। हम आपको समझा रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हनुमान जयंती के अवसर पर उपद्रवियों ने पथराव किया, गोली चलाई, पेट्रोल बम फेंके। आज भी हम आपके सामने कई और खुलासे करेंगे और जहांगीरपुरी हिंसा के कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपको दिखाएंगे। अब तक सभी वीडियो और घटना स्थल से मिले सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि जहांगीरपुरी हिंसा एक सोची समझी साजिश थी। अगर पुलिस की एफआईआर पर गौर करें तो उसमें बताया गया है कि शोभा यात्रा जैसे ही जहांगीरपुरी के जामा मस्जिद के पास पहुंची, कुछ लोगों ने पहले वहां आकर बहस शुरू कर दी और फिर देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 30 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इससे पहले 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन खरगोन, लोहरदगा, साबरकांठा समेत कई जगहों पर शोभा यात्रा के दौरान जुलूस पर हमला किया गया। फिर हनुमान जयंती के दिन दिल्ली में जुलूस पर पथराव। सवाल ये है, क्या देश के सांप्रदायिक माहौल को जानबूझकर बिगाड़ने की साजिश की जा रही है? कभी रामनवमी तो कभी हनुमान जयंती पर बार बार हिंदुओं के त्योहारों को आखिर क्यों निशाना बनाया जा रहा? क्या जहांगीरपुरी हिंसा के तार शाहीन बाग और 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़े हैं? क्या दिल्ली को फिर दंगों की प्रयोगशाला बनाया जा रहा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि दंगों का मास्टरमाइंड कौन है? इन सारे सवालों पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। हम अपने मेहमानों के पास चले उसके पहले आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं, जिनके जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह से इस पूरे उपद्रव के लिए साजिश रची गई। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो अपने आप में कहानी बयान कर रहा है। ये व्यक्ति जिसके हाथ में पिस्टल है, ये फायरिंग कर रहा है। आपको इसमें नजर आएंगे लोग जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। लगातार पत्थरबाजी दूसरे पक्ष की तरफ की जा रही है और इसी पत्थरबाजों के बीच में आपको एक शख्स नीला कुर्ता पहने नजर आएगा जो पॉइंट ब्लैंक फायरिंग करता हुआ दिखेगा। देखिए, इस व्यक्ति के हाथ में पिस्तौल है और ये व्यक्ति फायरिंग कर रहा है। इन पत्थरबाजों के बीच में ये व्यक्ति है जो फायरिंग कर रहा है और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के लोग खड़े हुए हैं जिन पर लगातार गोलीबारी की जा रही है, जिन पर पत्थरबाजी की जा रही है। और सब इंस्पेक्टर मेधालाल मीणा भी इसी फायरिंग में घायल हुए। उनको गोलियां लगी हैं, गन शॉट लगी। ये बात कल ही सामने आ गई थी कि पत्थरों की चोट के अलावा घायलों को गन शॉट भी लगे हैं और वो गन शॉट कहां से आए, ये तस्वीर आपको बयां कर रही है। इंडिया न्यूज आपको एक एक वीडियो लगातार दिखा रहा है, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से इस हमले की पूरी साजिश रची गई। जब शोभा यात्रा निकल रही थी हनुमान जयंती के दौरान, उस दौरान एक व्यक्ति इस शोभा यात्रा में जो लोग मौजूद थे उनसे बात करने लगा, बहस करने लगा। 4-5 लोगों के साथ आया और उसके बाद पथराव शुरू हो गया। उसके बाद स्थिति इतनी बिगड़ी कि पुलिस को फोर्स बुलानी पड़ी और वहां पर गोली भी चली, जिसका सबूत ये वीडियो अपने आप में है, जो बता रहा है कि तैयारी पहले से थी। पुलिस ने भी अपनी एफआईआर में तमाम सवाल उठाए हैं कि किस तरह से वहां पर इतने पत्थर इकट्ठा थे, बोतलें फेंकी गई, इतनी बोतलें आखिर कहां से आई? ये सब पहले से इंतजाम करके रखा गया था क्या? और हमारे संवाददाता प्रदीप सारस्वत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज रूम से। प्रदीप, ये बताइए कि ये जो तस्वीर है, इससे क्या समझ में आ रहा है? इस व्यक्ति की क्या पहचान अभी पुलिस कर पाई है और क्या जानकारियां मिल पाई हैं? हाँ, देखिए अर्चना जी, अभी तक जो पुलिस की गिरफ्त में जो मुख्य आरोपी आया है, इसका कई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है पुलिस को मिला है और साथ ही साथ जो है करीब 60 से 70 लोगों को पुलिस ने भी डिटेन कर रखा है, गिरफ्तार नहीं डिटेन कर रखा है। पूछताछ के लिए नॉर्थ दिल्ली के अलग अलग थानों में रखा हुआ है और पुलिस को करीब 100 से ज्यादा फुटेज जो है वो पुलिस को अब तक मिली है और पुलिस उन फुटेज के आधार पर बाकायदा पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके उन जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसको इकट्ठा कर रही है, ताकि कड़ी से कड़ी जोड़ के चार्जशीट
मार्कशीट को मजबूत से मजबूत बनाया जाए, क्योंकि अब ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल रूप ले चुका है। इसलिए दिल्ली पुलिस कहीं पर भी कोई गलती नहीं कर सकती, कहीं पे कोई चूक नहीं कर सकती है। इसलिए पुलिस की जो जांच है वो बहुत ही जो है वो फूक फूक कर हर कदम दिल्ली पुलिस रख रही है। सबसे अहम बात कि इंडिया न्यूज ITV के पास सबसे पहले जो तिरंगे पर जो हमले का जो फुटेज जो कल हमने ब्रेक किया था, आज उसी का दूसरा पार्ट भी जो है इंडिया न्यूज ITV के दर्शकों को दिखाया, क्योंकि पुलिस का कहना है कि गोली चली और कल तक जो पॉलिटिकल जो बयान चल रहे थे लोगों का कहना था गोली नहीं चली, बकायदा वहां पे गोली चली। और इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है। बिल्कुल प्रदीप, ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि गोली चली है और साफ वो शख्स कैमरे में कैद है, तस्वीरें नजर आ रही हैं। प्रदीप, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप पूरी क्रोनोलॉजी बताएं, क्या कुछ कहा पुलिस ने, किस तरह से पूरे दंगे की शुरुआत हुई, क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है? देखिए, अब तक की पुलिस की जांच के हिसाब से तो यही कहा जा सकता है ये पूरी साजिश का एक हिस्सा है, क्योंकि अचानक ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि 3 शोभा यात्रा की बाकायदा परमिशन दी गई थी। करीब 4 सवा 4 बजे ये शोभा यात्रा शुरू हुई। 5:30 के आसपास जब ये शोभा यात्रा C और H ब्लॉक के पास पहुंची, मस्जिद के पास पहुंची, तो वहां पर जहां पे रोहिंग्या फैमिली, बांग्लादेशी फैमिली जहां पर रहते हैं, वहीं से ये उपद्रव शुरू हुआ। सबसे पहले जो शख्स गया वो उलझा और उसके बाद वापस गया, तो पुलिस वालों को भी ये लगा कि मामला शांत हो गया। लेकिन उसके बाद पूरी भीड़ आई और भीड़ ने आकर जो है पूरी तरह से पथराव किया, बोतलें चलाई। सवाल इस बात का था कि कहां पहले से वहां पे बोतलें जमा थी, पहले से पत्थरों वहां पे जमा थे। इसका मतलब ये सोची समझी साजिश थी कि वहां पे दंगा करना था, ऐसा पुलिस का भी मानना है। इसीलिए पुलिस ने ऑफिशियल तौर पे 14 लोगों को हिरासत में लिया और बाकी लोगों को डिटेन किया। 100 से ज्यादा वीडियो है। 3 प्रदीप, आपको रोकूंगी, बड़ी खबर आ रही है जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। जहांगीरपुरी में एक बार फिर आमने सामने हैं दोनों पक्ष। दोनों पक्षों की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। दोनों पक्षों को शांत कराने में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने हैं। नारेबाजी की जा रही, भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस तुरंत पहुंची है शांत कराने के लिए। ये देखिए, ये तस्वीर है कल की जहांगीरपुरी की, जब शोभा यात्रा निकल रही थी। उस दौरान एक व्यक्ति आया, उसने बातचीत की कोशिश की 4-5 लोगों के साथ और उसके बाद ये पूरे उपद्रव की शुरुआत हुई। और ये जुलूस जब पहुंचा था मस्जिद के पास, तब इस उपद्रव की शुरुआत हुई। ये शख्स जो आप नीले कुर्ते में जिसको देख रहे हैं, ये फायरिंग कर रहा है, सीधी फायरिंग कर रहा है। बाकी आपको जो दिखेंगे इसमें बच्चे, इसमें आपको कई ऐसे दिखेंगे जो बहुत कम उम्र के हैं। ये बच्चे यहाँ पर पत्थर चला रहे हैं और इसको लेकर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने DCP नॉर्थ वेस्ट को चिट्ठी भी लिखी है। चिंता जताई है कि इस वायलेंस में बच्चे शामिल हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, और उसके बाद जब ये वायलेंस के लिए आगे बढ़ते हैं उपद्रव के लिए, तो ये उस गुट में शामिल हो जाते हैं, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है। जहांगीरपुरी हिंसा के 2 मुख्य किरदार हैं, अंसार और असलम। बताया जा रहा है अंसार ने ही पहले शोभा यात्रा में बहस शुरू की, फिर दंगे की शुरुआत की। अंसार को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो, वो है असलम। असलम का क्या किरदार है इसमें, ये भी आपको समझाते हैं। ये वो व्यक्ति जिसने शोभा यात्रा के दौरान गोली चलाई, जिसने सब इंस्पेक्टर मेधालाल भी जख्मी हो गए हैं। ये असलम वो व्यक्ति जिसने गोली चलाई और इसकी गोली से सब इंस्पेक्टर मेधालाल मीणा जख्मी हुए। और अंसार ये व्यक्ति जो 4-5 लोगों के साथ सबसे पहले पहुंचा था इस शोभा यात्रा में, और उसके बाद बहस शुरू की और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेधालाल मीणा से इंडिया न्यूज के संवाददाता नवीन निशांत ने खास बातचीत की। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव हुआ था, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर मेधालाल के हाथ में गोली लगी थी। राहत की बात यह है कि जो इंजरी थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी और अभी के समय वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गए। हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं। सर, पुलिस डिप्लॉयमेंट थी, क्या कुछ हुआ? आपके हाथ में गोली लग गई, किसने गोली चलाई, किधर से गोली लगी थी, क्या कुछ माहौल था वहाँ का? काफी भीड़ थी, अब किसने चलाई वो तो भीड़ में से कोई भी चला सकता। सर, C और G ब्लॉक का जिक्र आ रहा है, आप लोग की डिप्लॉयमेंट कहाँ थी, कहाँ से रैली निकल रही थी? डबल E ब्लॉक से होते हुए इधर से आ रहे थे। जब C ब्लॉक में पहुंचे ना, जब वहाँ बहस शुरू हुई थी मस्जिद के सामने। तो आप लोगों का सर क्या कुछ एक्शन था? क्योंकि FIR में भी है कि आप लोगों ने पहले भीड़ को शांत करा दिया था, उसके बाद दोबारा से हिंसा भड़क गई। वो पहले शांत करा, पहले मस्जिद पे झगड़ा हुआ था, उनकी बहस हुई थी पहले आपस में। हनुमान प्रोसेस वाले वो जय श्री राम का नारे लगाते आ रहे थे, मस्जिद के सामने कुछ लोग पहले से खड़े थे। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने क्या आरोप लगाए।
जहांगीरपुरी में ये जो कल दंगे हुए हैं, हनुमान जयंती के शोभा यात्रा पर जो हमला किया गया है, जिहादी हमला, और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस पर गोली चलाने वाला मुख्य अपराधी अंसार, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, हथियार भी बरामद किया है, या बाकी सभी लोग जो पकड़े गए हैं, इन सब लोगों का दिल्ली के दंगों से, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से भी कनेक्शन रहा है। यही अंसार है जो जहांगीरपुरी से औरतों को लेकर जाता था सीलमपुर, जाफराबाद और शाहीन बाग तक। ताहिर हुसैन से, खालिद सैफी से, उमर खालिद से, सबसे इनके कनेक्शन है। और मुझे लगता है कि जब जहांगीरपुरी के आतंकी हमले की जांच हो रही है, तब अंसार के और बाकी अपराधियों के दिल्ली दंगों के क्या कनेक्शन थे, उसकी जांच भी जरूर की जानी चाहिए। बिल्कुल, तो इस पूरे मामले की जांच जरूर होनी चाहिए और तार क्या इसके शाहीन बाग से या दिल्ली दंगों से जुड़े, इसकी जांच होना भी बेहद जरूरी है। आखिर किसको परेशानी है हिंदुओं के त्योहार से? आखिर क्यों जब हिंदू अपना जुलूस निकालते हैं त्योहार में तो उसमें इस तरह से पत्थरबाजी होती है, उपद्रव होता है, दंगे होते हैं? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी हमारे साथ जुड़े हैं और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे साथ हैं, वेद भूषण पूर्व एसीपी दिल्ली के हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जिनको अभी आपने सुना, जिन्होंने विस्तार से आपको बताया इस वीडियो के बारे में और पूरी क्रोनोलॉजी के बारे में, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तो वेद भूषण जी, जो भी कल हुआ, क्या आप ये मान सकते हैं कि इसकी कोई जानकारी इंटेलिजेंस को नहीं थी? क्योंकि ये कोई ऐसा दंगा नहीं है, ऐसा उपद्रव नहीं है जो अचानक हुआ हो, ये प्लान्ड है, नजर आ रहा है आंखों के सामने। अर्चना जी, आपको और पीछे जाना पड़ेगा। यदि आप शुरू से देखें इसकी क्रोनोलॉजी, किस तरह से तमाम चीजें घट रही हैं। अभी 12 स्टेट के अंदर, खरगोन हो, करौली हो और तमाम जगहों पर, जेएनयू दिल्ली के अंदर जिस तरह से हिंसा हुई है, एक ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पर चल रहा था, जब सीए एनआरसी के दंगे हुए थे, यही जहांगीरपुरी है जहां से ताहिर हुसैन के पास में बड़ी तादाद में टेम्पो में लेके लोग ले जाए जाते थे, जहां पर वो हिंसा करते थे। ये एक ऐसा एरिया है जहां बड़ी तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसाए गए हैं, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री बिजली, पानी, सारी सुविधाएं एंजॉय कर रहे हैं और देश के खिलाफ बखूबी मजबूती से काम कर रहे हैं। ये उन्हीं लोगों का एक आज नमूना आपको देखने को मिला है। अभी आपने देखा किस तरह से ये अचानक तलवारें आ गई, डंडे आ गए, गोली चलाते लोग निकले, फिर भी लोग कहेंगे बड़े इनोसेंट से पुलिस वाले ही अपनी चोट खुद मार के अस्पताल में चले गए होंगे। जब सीए एनआरसी हुआ, दंगा हुआ, तो पुलिस को बड़ा कोसा गया। आज फिर पुलिस वाले इंजर्ड हैं, अस्पतालों के अंदर पड़े हुए हैं। किसान आंदोलन के अंदर 400 पुलिस वाले इंजर्ड हुए, फिर भी पुलिस वालों की गलती कि पुलिस वाले प्रिवेंट नहीं कर पाए, पुलिस फेलियर हो गया। पुलिस का ऐसा प्रोजेक्ट किया गया जैसे हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। ये जो लोग नहीं वेद भूषण, ये पुलिस पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि अगर ये पूर्व प्रायोजित था, अगर ये साजिश थी, तो जो लोकल इंटेलिजेंस है वो आखिर क्या कर रहे थे? हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी जुड़े हुए, उनसे मैं सबसे एक ही सवाल करूंगी, आप तीनों बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से, हिंदुओं के त्योहार से आखिर किसे परेशानी है? क्यों हिंदुओं के त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है? सबसे पहले यासिर जिलानी साहब। देखिए, आपको पूरा का पूरा घटना चक्र जो है वो समझने की जरूरत है। एकदम विपक्ष हताश है, निराश है, 4 राज्यों में बुरी तरीके से हार हुई है। उसके बाद सुनियोजित और संगठित तरीके से कल एक ध्यान आता है, आपने देखा होगा विपक्ष की तरफ से, और नफरत कौन फैला रहा है? आप इसको प्रयोग बार बार कहा जा रहा है, संयोग कहा जा रहा है। ये प्रयोग अगर सडनली अगर कोई चीज होती है तो उसमें आर्म लोडेड लोग जो है वो नहीं आते हैं, उसमें देसी कट्टे का इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें रिवॉल्वर का इस्तेमाल नहीं होता है। ये सुनियोजित तरीके से किया हुआ दिल्ली का जो दंगा है, इसको समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी विपदा जो दिल्ली के ऊपर आने वाली थी, हमारी दिल्ली में ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए, वो नहीं हुई है। लेकिन जो लोग खास करके कल जहांगीरपुरी के में एक डिजाइन कर रहे थे पूरे ऐसी चीज से जिसमें दिल्ली का सौहार्द बिगड़े, दिल्ली का भाईचारा बिगड़े,
दिल्ली दिल वालों के लिए जानी जाती है। उन दिल नहीं, वालों लेकिन के बीच में 2020 के बाद ना नफरत दिल्ली की तस्वीर जो सामने आती है, कल की तस्वीरों ने भी लोगों को बहुत डराया, क्योंकि 2020 के दंगे अभी लोग भूले नहीं हैं, उसके जख्म अभी हल्के नहीं पड़े और नए जख्म लग गए हैं दिल्ली के दिल में। मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी देखिए, अभी पुराने दंगे को लोग भूले नहीं हैं, उसमें भी जान हलाक हुई थी। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो तस्वीरें डराने वाली आ रही हैं, जो यंग लड़के यूथ जो आपको बिना लाइसेंस के आर्म्स को लेके सामने आए हैं और डायरेक्ट गोली चला रहे हैं, जिसमें हमारे एक दिल्ली पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं और कई लोग घायल हुए हैं, 15 से 20 लोग घायल हुए हैं। मुझे लगता है कि तमाम दिल्ली वालों को मिलकर हमें एक अपील करनी चाहिए कि कम से कम लोग सौहार्द बना के रखें, शांति बनाएं, और जिस इलाके में ये इंसिडेंट हुआ है वहां पे लोगों में आपसी भाईचारा और पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण रोल सामने शांति बना के रखे लोग, कि उन्होंने तमाम अमन कमेटी को बुला के बात करी है और ये सब हो रहा है, ये सब पता है लोगों को, दूसरे मेहमानों के पास में जाते हैं। लोग आग में घी ढालने का काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस। अनिल भारद्वाज जी, हिंदुओं के त्योहार से आखिर किसको परेशानी है? रामनवमी का जुलूस निकले तो पत्थरबाजी होती है, तो उस पर हमले किए जाते हैं। हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकले तो उसमें पत्थरबाजी होती है, उसमें परेशानी हो जाती है। आखिर है किसको परेशानी? कौन नहीं चाहता कि इस देश में हिंदू अपना त्योहार ना मना पाए? किसको दिक्कत है इससे? बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजनीति या लोकतंत्र की राजनीति में, लोकतंत्र में कहीं भी किसी को भी हिंसा को जायज नहीं कोई ठहरा सकता, और कांग्रेस पार्टी इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर पूरी तरह से निंदा व्यक्त करती है और ये चाहती है कि न्यायपूर्ण जांच हो, जांच के दायरा सीमित ना हो, जांच न्यायपूर्ण हो, और किसको राजनीतिक लाभ है। हम तो कह रहे हैं कि देश में इतनी समस्याएं हैं, आज जो माहौल है तनाव का, वो तनाव कम होना चाहिए, भाईचारा और सद्भाव बढ़ना चाहिए। लेकिन इस तनाव की जो स्थिति डेवलप हुई है, अगर शासन है, प्रशासन है, तो उनकी क्या भूमिका है, और जो राजनीतिक दल जो लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया की पोस्ट अगर पुलिस खंगालेगी तो आ जाएगा जांच में कि किन लोगों का किस तरह की भूमिका रही है पिछले वर्षों में। सोशल मीडिया की पोस्ट खंगालने से ज्यादा भारद्वाज जी, सामने जो वीडियो दिख रहे हैं, सामुदायिक तनाव अगर होता है, अगर अर्चना जी, मैं इस पर्टिकुलर कांड के पहले ही कह चुका हूं कि बहुत निंदनीय है। हमारे को शांति की जरूरत है, अमन की जरूरत है, लोगों को भरोसा देने की जरूरत है, लोगों में विश्वास कायम करने की जरूरत है। नहीं, लेकिन मैं पूछ रही हूँ आखिर दिक्कत है क्यों? और ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि सद्भाव ना बिगड़े। ये जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी फिक्स भी हो। बिल्कुल, जिम्मेदारी फिक्स हो, कड़ी कार्रवाई हो। तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें ये देखिए, तो आपके पास आऊंगी, हमारे और भी मेहमान हैं, कुलदीप जी, उनके पास आऊंगी। पहले तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते थे। 10 तस्वीरों के जरिए समझिए क्या हुआ दिल्ली में, किस तरह दिल्ली को जलाने की कोशिश की गई। ये जहांगीरपुरी की तस्वीर है, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें लोग आपको एक तरफ भागते हुए नजर आएंगे, समझिए दूसरी तरफ ये दंगा हो रहा है, हंगामा हो रहा है, आगजनी हो रही, लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। दूसरी तस्वीर जिसमें आपको आग नजर आएगी, आग लगाई गई, कई सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। ये देखिए, ये अलग अलग वीडियो हैं जो आए, छत के ऊपर से वीडियो लिया गया, इसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से लोग भाग रहे हैं। चौथी तस्वीर वो तस्वीर जिसमें बेदालाल मीणा आपको नजर आएंगे जिनको गोली लगी है। 5वीं तस्वीर, उसमें आपको पत्थरबाज नजर आएंगे। छठी तस्वीर जब इस पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। 7वीं तस्वीर, भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात हुई, बात की गई पीस कमेटी के साथ। 8वीं तस्वीर जब कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया, और 9वीं तस्वीर फिर अपनी कहानी बयां करी। 10वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं पत्थरबाज किस तरह से पत्थरबाजी कर रहे हैं। कुलदीप कुमार जी, आपसे भी मेरा वही सवाल है, किन लोगों को परेशानी है? कौन नहीं चाहते हैं कि हिंदू अपना त्योहार ना मना पाए? देखिए, पहली बात तो अर्चना जी, मैं आपके चैनल से एक अपील सब लोगों से करना चाहता हूं कि वो शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, आपसी सौहार्द बनाए रखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपील की है कि सब लोग शांति बनाए रखें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। हम सब लोगों को आपसी किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी ऐसी अफवाह में नहीं आना है जिससे माहौल खराब हो, जिससे चीजें खराब हो। हमको शांति बना के रखना है।
और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी धर्म से, किसी जाति से कोई नफरत होनी चाहिए। और जो भी लोग ऐसी बात को फैलाते हैं, जो भी इस दंगे में शामिल होते हैं, उन लोगों पर तुरंत सख्त से कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। हम लगातार ये बात कह रहे हैं और अभी मैं आपको चैनल पे कह रहा हूँ कि जो भी लोग ऐसे हैं जो असामाजिक तत्व हैं, जो ऐसे माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जिनकी मंशा ऐसे माहौल को बिगाड़ने की है, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस को संज्ञान लेते हुए तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आप कह रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। वेद भूषण जी, पहले से, क्योंकि रामनवमी में हमने देखा कि देश के अलग अलग जगहों में किस तरह से दंगे हुए, किस तरह से पत्थरबाजी की गई, जब प्रोसेशन, जब जुलूस निकल रहा था, क्या तैयारी में कोई कमी थी? क्या उतनी सतर्कता नहीं बरती गई जितनी बरती जानी चाहिए थी और इसीलिए ये चूक हुई? या इन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया गया, पहचाना नहीं गया, क्योंकि ये वो जगह जहां पर पत्थरबाजी हुई, जहां पर ज्यादातर बांग्लादेशी रहते हैं, ये भी एक मोटिव हो सकता है? देखिए अर्चना जी, पूरे दिल्ली के अंदर कल हनुमान जयंती मनाई गई थी। हर गली नुक्कड़ पर, मंदिरों के अंदर किस तरह से प्रोसेशन, जुलूस लगे हुए थे, पूरी दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रखा गया था। डूज एंड डोंट डूज पुलिस ने जारी किए थे। उसके बावजूद भी पुलिस ने तमाम जितने प्रिकॉशंस थे, जो रैपिड एक्शन फोर्स हैं, तमाम तरह की फोर्सेज हैं, वो बाद में बुलाई जाती है, पहले लोकल पुलिस उसको हैंडल करती है। पर जहां 1000 आदमी गोली पथराव कर रहे हो और 40 पुलिस के आदमी खड़े हों, तो क्या पुलिस जस्टिफाई कर सकती है? क्या पुलिस को भी उसके स्टेजेस में गोली चलानी चाहिए? अभी आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि इस तरह से ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ताहिर हुसैन जब हुए थे तो आम आदमी पार्टी ने बहुत दिन तक उनको प्रोटेक्ट किया। मैं अब जानना चाहता हूँ कि क्या ये गलत, बिल्कुल गलत, आप अदालत में इनके बचाव में तो नहीं आएंगे? मैं चाहता हूँ क्या आप इनके बचाव में तो नहीं आएंगे? बेल एप्लीकेशन के प्रोसिक्यूशन ब्रांच चूंकि आपके अंडर है, आपकी हमेशा कोशिश होती है कि इस तरह के क्रिमिनल्स को कोर्ट में डिफेंड किया जाए, उनको बेल कराई जाए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या, ठीक है, उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। टीवी पर बैठकर तो आप बोल रहे हैं, क्या अदालतों में आप उनको डिफेंड तो नहीं करेंगे? जो अपराधी पुलिस अरेस्ट कर रही है, क्या आप दिल्ली पुलिस के साथ हैं? क्योंकि नहीं, ये सवाल तो उठेंगे, क्योंकि डिफेंड करते हैं ना, फिर आप लोग सफाई देने लगते हैं। प्रदीप, किसने कहा ये गलत बयानबाजी क्यों कर रहे हैं आप? किसने कहा हम डिफेंड करते हैं? बिल्कुल सही बयानबाजी कर रहे हैं। कोर्ट में सबूत आपने तमाम क्रिमिनल को डिफेंड किया है, आपने तमाम टेररिस्ट को डिफेंड। ठीक है, प्रदीप के पास मैं चलूंगी। मेरे सहयोगी प्रदीप बने हुए न्यूज रूम से हमारे साथ। प्रदीप, इस जो कल दिल्ली में हुआ, इसके तार शाहीन बाग और 2020 में जो दिल्ली में दंगा हुआ उससे भी जुड़ रहे हैं। किस तरह से जुड़ रहे हैं, क्या तथ्य आपके पास है? देखिए, बीजेपी के एक नेता ने, जो कि कपिल मिश्रा ने ये दावा किया है, लेकिन ये दावा हम नहीं कर सकते। लेकिन एमएचए की जो गाइडलाइन है, एमएचए ने इस पूरे मामले में कल रात को ही दखलंदाजी कर दी थी और पुलिस सब तरीके से जांच पड़ताल करती है, क्योंकि उसका पुलिस का दायरा इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा होता है। वो शाहीन बाग भी है, सीलमपुर भी है, आपका ताहिर हुसैन भी है, नॉर्थ ईस्ट के कई इलाके हैं, नई सीमापुरी है, वो हर जगह से इसको कनेक्ट करेगी। क्योंकि जो अंसार नाम का शख्स पुलिस की गिरफ्त में आया है, उसके ऊपर कई इस तरह के केस है, जानलेवा हमले के केस है, सट्टे का बहुत बड़ा वो रैकेट चलाता है। तो सट्टे का जो रैकेट है, ये जितनी बांग्लादेशी, जितने रोहिंग्या के इलाके हैं, वहां पे मटके का धंधा होता है। तो इसलिए पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। रही बात कपिल मिश्रा की, आम आदमी पार्टी की और वेद भूषण जी, तो इनके अपने पॉलिटिकल विचार हो सकते हैं, लेकिन एमएचए के दखल अंदाज के बाद पुलिस इन सभी तमाम पहलुओं पर अपनी जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है, तो पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन यासिर जिलानी साहब, पुलिस जांच पड़ताल कर रही, तफ्तीश में साफ भी होगा कि कौन लोग सामने हैं, कौन लोग थे। उन चेहरों का बेनकाब होना बहुत जरूरी है। खास तौर पर इस जगह का जिक्र इसलिए कर रही हूं, जहांगीरपुरी की, जहां पर ज्यादातर बांग्लादेशी रहते हैं। यानी यहां पर यह पहले से तय था कि इस तरह से हंगामा किया जाएगा, तभी लोगों ने पत्थर इकट्ठे किए हुए थे। कहां से पत्थर इतने इकट्ठे हो गए? बोतलें लोगों के पास थी, कहां से बोतलें इकट्ठे हो गई? पहले से पूरी तैयारी की गई थी। और अंसार नाम का व्यक्ति आता है 4-5 लोगों के साथ, और प्रोसेशन जब निकल रहा है उस दौरान विघ्न पैदा करता है, बातचीत करता है, हंगामा करता है, उसके बाद ये पूरा उपद्रव शुरू हो जाता है। देखिए, तभी तो ये संयोग न हो के प्रयोग कर रहे हैं बार बार, और ये चर्चा हो रही है। लेकिन मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते यकीन दिलाना चाहता हूं इंडिया न्यूज के, इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको पाताल से भी जो एजेंसी है ढूंढ के लाएगी और उन अपराधियों को सजा दी जाएगी।
दिल्ली के सौहार्द, दिल्ली के भाईचारा, दिल्ली के गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने नहीं दिया जाए। और यहाँ पे बहुत सख्ती से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ डीसीपी और तमाम जो इलाके के अफसरान हैं वो इस पूरे सिचुएशन पे नजर बना के एक एक जो बारीक से बारीक चीज है उस पे नजर बना रखा है और एमएचए भी इस पे नजर बना के है। तो मैं बिल्कुल दिल्ली के लोगों को और आपके माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि आपसी भाईचारा बनाए रखें। कुछ लोग चाहते हैं कि वो सौहार्द को बिगाड़े, कुछ लोग चाहते हैं कि जो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का सबसे बड़ा वोट बैंक का केंद्र बिंदु जो समुदाय है उसको इस्तेमाल करके अपनी राजनीति रोटी सेके, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं होने दिया जाएगा कि दिल्ली के सौहार्द को तोड़ने नहीं देंगे। और जो लोग तोड़ेंगे, जो लोग इन्वॉल्व है, जितनी वीडियो, आप तो 100 वीडियो की बात कर रही है, मेरे पास जो अभी खबर है और हमारे पास जो हमने वीडियो इकट्ठा करा है, लगभग 500 से ज्यादा वीडियो ऐसे हैं जिसमें क्लियर है कि कहां से किन लोगों ने किस तरीके से घेरा, कैसे लोगों ने पूरे सुनियोजित तरीके से जो जुलूस चल रहा था, जो जयंती का माहौल था, उसमें आके उस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है। उन सभी को चिन्हित करके उनकी जगह सिर्फ जेल होगी, ये यकीन दिलाना चाहता हूँ आपको, आपके व्यूअर्स को जो देख रहे हैं। और कल से जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल किया है, आगे भी इसी तरीके से माहौल बना रहेगा दिल्ली में। और तमाम जगहों पे जहां अलर्ट जारी किया गया है वहां पे भी सिचुएशन को नॉर्मल रखने के लिए एजेंसीज लगी हुई हैं। तमाम वहां के लोगों से, अमन कमेटी से, वहां के सामाजिक जो लोग हैं, जो सामाजिक कारकुन हैं, जो समाज के अंदर काम करते हैं, उन सबसे बातचीत चल रही है। उन इलाकों में भी जहां जरा सी भी कोई बात होगी उस पे एजेंसी की नजर है। आप इस बात को बिल्कुल यकीन, हम उम्मीद यही करते हैं कि जो चेहरे इनके पीछे वो जरूर बेनकाब हों, लेकिन लोग शांति बनाए रखें। इंडिया न्यूज लगातार ये अपील कर रहा है, शांति बनाए रखें। अगर कोई दिक्कत है तो पुलिस से बात करें, पुलिस मौजूद है वहां पर, भारी पुलिस बल मौजूद है। अपने अपने घरों में रहें, शांति बनाए रखें, क्योंकि शांति रहना सबसे जरूरी है। बाकी जांच जो है वो एजेंसियां कर रही हैं, वो अपने आप में जांच करके बता देंगी कि कौन इसमें कसूरवार है और उसका आगे मामला चलेगा। अनिल भारद्वाज जी, जो इसमें पुलिस पकड़ेंगे, जिन लोगों को पकड़ेगी, या पुलिस जिनके खिलाफ मामला दर्ज करेगी या जिनके खिलाफ केस चलेगा, उनके समर्थन में तो नहीं कांग्रेस पार्टी कहीं खड़ी हो जाएगी धर्म देख के? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी ने नहीं, आप सुनिए मुझे, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मुझे सुनिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। हम लोकतंत्र में किसी तरह की भी हिंसा को मौका नहीं देते। हम हमेशा किसी भी तरह हिंसा के खिलाफ हैं। और ये जो माहौल दिल्ली में, देश में तनाव का वातावरण बना है, ये खत्म होना चाहिए। सबको मिलजुल कर, राजनीतिक पार्टियों को भी सियासती फायदा ना उठा के इसमें मदद करनी चाहिए लोगों की, कि जब तक हम अमन शांति की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक असली मुद्दे जो हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, सीएनजी दिल्ली में, पीएनजी दिल्ली में बढ़ रही है, इन सब से ध्यान हटाने की कोशिश किन की हो सकती है? हम ये कहना चाहते हैं कि आज देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। आम आदमी, आप कह रहे हैं कि दंगे कराए जा रहे हैं ताकि साजिश मुद्दों से ध्यान हट जाए। बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। देखिए, नहीं, मैं आप मेरे सबूत को सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें आप दोनों के पास बनाना चाहिए। अभी हेडलाइंस देने का वक्त हो गया है। हेडलाइंस, बड़ी खबरें इस वक्त की अपने दर्शकों को बताते थे। वापस लौटेंगे अपने मेहमानों के पास। कुलदीप कुमार जी, अभी जो स्थिति है उसमें पुलिस जांच कर रही है, नाम सामने आएंगे, लेकिन वही सवाल मैं आपसे करूंगी, आपकी पार्टी बचाने के लिए तो नहीं खड़ी हो जाएगी? क्योंकि दिल्ली दंगों में जब ताहिर हुसैन जब तक पुलिस के हत्थे चढ़ नहीं गया, आपके नेता तो बचाव करते रहे। देखिए अर्चना जी, पहली बात तो ये कि हमने कभी भी उसका बचाव नहीं किया। हमने तुरंत जैसे ही नाम आया तुरंत पार्टी से निकाल दिया, उसको बाहर खड़ा कर दिया। और ऐसे लोगों की आम आदमी पार्टी में कोई जगह नहीं है। जो भी किसी हिंसा में शामिल हो, किसी भी उपद्रव में शामिल हो, ऐसे लोगों की कोई जगह गुंडे मवालियों की आम आदमी पार्टी के अंदर नहीं है। आम आदमी बोल रहे हैं, स्पष्ट कहना है कि आपने बचाव किया, बाद में जब आपके ऊपर दबाव बना तब आपने पार्टी से निकाला। पार्टी के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, जो लोग उपद्रव में शामिल होते हैं, गलत मत करिए, व्यूअर्स को गलत मत बताइए। पहले आप कई दिनों तक सपोर्ट करते रहे, उस लड़ाई का सपोर्ट आपने नहीं, लगातार आप लोग सपोर्ट करते रहे थे, ये बात तो सही है। दंगाइयों को सपोर्ट देने का काम आपका आम आदमी पार्टी का नहीं है।
आदमी पार्टी कल से आ गई है, सामने खड़ी है, दिल्ली के लोग देख रहे हैं, दिल्ली के लोग देख रहे हैं। कुलदीप, आप एमएलए हैं, झूठ मत बोलिए। दंगाइयों को सपोर्ट करने का पूरी दिल्ली जानती है कि केजरीवाल झूठ बोल रही है, करते हैं वो लोग कभी भी राजनीति आप खड़े हैं। आप ये समझिए कुलदीप जी, जिस ताहिर हुसैन के घर में असलहे मिले, जिस ताहिर हुसैन के घर में पेट्रोल बम मिले, उसका बचाव तो आपकी पार्टी करती रही थी ना लंबे समय तक, इसमें क्यों इनकार कर रहे हैं आप? अनिल भारद्वाज जी जी अनिल भारद्वाज जी, मैंने जो सवाल आपसे किया था वो इसलिए किया था कि करौली में जो कुछ हुआ उसके बाद उसमें कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति का हाथ सामने आया था, उसका नाम सामने आया, लेकिन उसके बाद वहां जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि वो शांति संदेश दें। नहीं, तो उनकी अपील बहुत सार्थक है कि हमेशा कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो हिंसा का समर्थन नहीं करता। हमने अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की हिंसा में इन्वॉल्व है तो हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसको डिनाइल कर रहे हैं। और कोई भी है वो हमने कहा है कि ये देश सबका है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, सभी का है ये देश, और सभी को मिलकर एक अच्छे माहौल में देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। आज जो हिंसा लगातार हो रही है अलग अलग प्रदेशों में, और दिल्ली में भी जिसका रूप देखने को जहांगीरपुरी में मिला, ये क्यों, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे तुष्टीकरण जो सालों से किया गया है वो है अनिल भारद्वाज जी। इसके पीछे ये कारण है कि जब अगर कार्रवाई होती है तो दूसरे पक्ष धर्म देख के साथ में खड़े हो जाते हैं, अपराधी को अपराधी के नजरिए से नहीं देखा जाता। एक चीज बताइए, यासिर जिलानी, ठीक है, यासिर जिलानी साहब, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि इस प्रोसेशन में, ओवैसी कह रहे हैं कि इस प्रोसेशन में भगवा आतंकवादी थे। ये किसने दिया इनको ये बोलने का? इनको वो लोग नहीं दिख रहे हैं जो पत्थर चला रहे हैं, जो बंदूक चला रहे हैं? देखिए, ओवैसी जिसका नाम है, उन्होंने कसम खा रखी है हिंदुस्तान में सौहार्द को बिगाड़ने, भाईचारा को सरोकार नहीं है। उन्हें उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु है वो भगवान है, हिंदू है, हिंदुत्व है और सौहार्द। और हम ये चाहते हैं कि देश में तनाव, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, सत्ता, साथ, विकास, विश्वास। और लाल किले की प्राचीर के बाद वजीर आजम जब कहते हैं प्रयास, तो उनके प्रयास से सारी चीजें अच्छी तरीके से चल रही हैं। आपको, क्योंकि अभी आप जो लोग इन्वॉल्व हैं इस दंगे में, वो जब जेल पहुंचेंगे फौरन कांग्रेस के बड़े बड़े वकील उनकी वकालत करने सामने आ जाएंगे। ये इनका चाल और चरित्र है कांग्रेस का। और आम आदमी पार्टी का तो पूछिए मत, हर आदमी एक से बढ़ के एक नमूना है। उनको जो इस तरीके की चीजों में ही वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और वो उन्होंने एक तरीके से हमेशा से इन दोनों दलों के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल। मुख्यमंत्री जी के घर पे हमला हुआ, किसने दंगाइयों को माला बनाई? भाजपा के लोगों ने नहीं बनाई क्या? ऑफिस में बुला के हाथ में बेटी का दंगाई कौन है? ये तमाम आम आदमी। कुलदीप, दंगाई कौन है? प्रधानमंत्री के आवास के बाहर आपकी पार्टी के लोग और किसको छिपा रहे हो, किसको ठीक है, यासिर जिलानी साहब करके विशेष पर्व को मोहरा बना के उन्हीं को सबसे कमजोर तबके के लोग हैं, इसलिए तुम मोहरा बना के अपनी राजनीति चाहिए, डबल सजा मिलनी चाहिए। सजा तो मिलेगी, कोई नहीं बचेगा। ये ध्यान रखना, मैंने पहले से भी अपील है, ये दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था उनके हाथ में है, मिले हुए हैं और ये कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, वो उस पर नजर रखें, उसको देखें कि लोगों की जान को खतरे में डाले। किसी पार्टी का हो, किसी ने अगर सुनियोजित तरीके से ये दंगा किया है, उनकी जगह जेल है, उन्हें जिलानी साहब इस वक्त ग्राउंड जीरो पे क्या स्थिति है? हमारे संवाददाता राहुल गौतम इस वक्त जहांगीरपुरी से हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनके पास चल लेते हैं। राहुल, तस्वीरें दिखाइए और हालात बताइए, इस वक्त क्या है वहां पर? देखिए, फिलहाल अभी यहाँ पर जो माहौल है वो पूरी तरीके से शांत है, लेकिन मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, पुलिस का यहाँ पर भारी जमावड़ा है और लगातार यहाँ पर पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो गश्त कर रही हैं, जगह जगह पर चेकिंग हो रही है, लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है, छतों पर रेकी की जा रही है, ड्रोन के थ्रू पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है कि क्या किसी छत पर कोई असला तो आपने जमा नहीं किया हुआ, कोई पत्थर तो नहीं रखे हुए हैं। और लगातार आपको बताऊं, आज
दोपहर को यहाँ पर फिर एक स्थिति जो है वो खराब हुई थी। उस समय दोनों पक्षों की तरफ से नारेबाजी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने इन तमाम, आप देख सकते हैं आला अधिकारी पुलिस के यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं मौके पर और लगातार अपडेट ले रहे हैं। आप जानती हैं कि कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और यहाँ पर जो लोग हैं लोकल्स, मैं चाहूंगा उससे पहले मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाए, यहाँ ही पर वो रात को स्कूटी थी जिस पे अटैक किया गया, जिसको जलाया गया था। आप देख सकते हैं जो राख हो चुकी जो स्कूटी है उसके कुछ निशान यहाँ बाकी हैं। इसके अलावा ये पूरी की पूरी जो आप देख सकते हैं पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं, इन बड़े बड़े पत्थरों को इस्तेमाल किया गया था और इसके अलावा बहुत सारी बियर की बोतल, कांच की बोतलों को इस्तेमाल किया गया था। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। जाहिर है लोगों में खौफ है क्योंकि कल जिस तरीके से यहाँ पे क्लैश शुरू हुआ और 3 रामनवमी की जो यात्राएं, हनुमान जयंती की यात्राएं निकलनी थी और 2 के बाद जब तीसरे पे जब जिस तरीके से ये अटैक हुआ, जाहिर है उसके बाद से लोगों में काफी दहशत है और साफ तौर पर जो पुलिस है वो ये कह रही है कि हम तमाम एंगल्स पे जांच कर रहे हैं। आप जानते हैं एक बंदूक का इस्तेमाल किया गया है। एक वीडियो हम लगातार चला रहे हैं इंडिया न्यूज पर, में इस्टैब्लिश करता है कि गन्स भी यहाँ पर मौजूद थी। ना सिर्फ यहाँ पर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे, बियर की बोतल्स यूज हुई, बल्कि कुछ लोगों के पास इलीगल वेपन्स भी थे। एक सब इंस्पेक्टर साहब को गोली भी लगी है। उन्होंने इंडिया न्यूज से बातचीत में साफ तौर पर कहा, बिल्कुल राहुल, बिल्कुल राहुल, आप नजर बना के रखिए, हम आपके पास लौटेंगे, बात कर रहे थे, हम आपके पास लौटेंगे आगे भी। वेदभूषण जी, जिस तरह से राहुल ने तस्वीरें दिखाई, बेहद अच्छी तस्वीरें। किस वक्त शांति है, भारी पुलिस बल हालांकि वहां पर तैनात है, स्थिति काबू में है। पुलिस ने पूरी स्थिति कल शाम को ही, रात में ही काबू में कर ली थी। लेकिन अगर इसके तार 2020 दिल्ली दंगे और शाहीन बाग से जुड़ते हैं तो इसका क्या मतलब होगा और क्या इसमें राजनीतिक पार्टियों का रोल आप कितना देखते हैं? अर्चना जी, मैं यासिर जिलानी की बात को एंडोर्स करता हूं, इस बात को आगे बढ़ाता हूं। दिल्ली के अंदर मोहन चंद शर्मा की डेथ हुई थी पाटला एनकाउंटर में। जो भारत माता है बहुत सुबह से रोई थी। जो कपिल सिब्बल है, जो इनके एडवोकेट हैं, वो आकर बड़ी बड़ी अदालतों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस करते हैं उग्रवादियों के लिए, टेररिस्ट के लिए। अभी आम आदमी पार्टी के नेता बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। 42 इनके एमएलए हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। आज बता रहा हूं, आज रिकॉर्ड है। इससे पहले लॉ मिनिस्टर रेपिस्ट के रेप के अंदर बंद हुए, झूठी मर्डर के केसेस के अंदर जो है रहे। तो ये इसके साथ सभी के लोग नहीं है जितना अपने इससे साथ बोलने दीजिए पहले उनको, बताएगा। और सीधी तस्वीरें आपको रोकेंगे वेदभूषण जी, सीधी तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें जहांगीरपुरी की हैं। ये आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए ये आरोपी हैं जो जहांगीरपुरी दंगा मामले में जिनको पुलिस ने पकड़ा है। ये रोहिणी कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। इन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। ये देखिए एक के सर में आपको चोट लगी भी नजर आएगी। और अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और तकरीबन 60 से 70 ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के बाद उनमें से भी कुछ की गिरफ्तारी हो सकती है। ये रोहिणी कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं जहां आरोपियों को कोर्ट में ले जाया जा रहा है। उन्हें जज के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद पूछताछ के लिए प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। कस्टडी में लेके पुलिस फिर इनसे पूछताछ करेगी कि आखिर ये दंगा, ये हमला कैसे हुआ, कहां से प्रायोजित था, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, कौन इस पूरे दंगे का नक्शा बना रहा था, कौन पूरी साजिश रच रहा था, इसकी जानकारी भी पुलिस हासिल करेगी इन सब लोगों से। तो ये तस्वीरें आपने रोहिणी कोर्ट की देखी। वेदभूषण जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि तमाम जो एक्यूज अरेस्ट हो रहे हैं ये बिल्कुल इनकी ऐसी मतलब नॉन बेलेबल सेक्शंस के अंदर अरेस्ट हुए हैं। फिर भी अभी यासिर जिलानी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं उनकी बात को एंडोर्स करता हूं। बैटरी ऑफ लॉयर, इतने बड़े बड़े लॉयर्स इनके बचाव के अंदर खड़े होंगे। कल आप अदालत में आके देखिए, 30 रियाज की अदालत के अंदर बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स इनके तरफदारी के लिए खड़े होंगे। लाखों करोड़ों रुपए वकील लेने वाले जो फीस लेते हैं वो इनकी तरफदारी के लिए। दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोगों के साथ भी एक तबका हिंदुस्तान का खड़ा होता है। ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा, ना बीजेपी की, मैं इस देश की और कानून की बात कर रहा हूँ। ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों के साथ भी हम उनकी हिमायत करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि इन तस्वीरों को देखकर जो कल हुआ उसकी सब निंदा कर रहे हैं, लेकिन जब ये पकड़े जाएं, जब इन पर कार्रवाई शुरू हो, पुलिस कार्रवाई करे, तो राजनीतिक दल
खड़े नहीं हो जाए इनके समर्थन में और बिना धर्म के इन पर कार्रवाई हो, इस बात को वो सुनिश्चित करें और इस बात का समर्थन भी करें, एजेंसियों पर सवाल ना उठाने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। देश का सवाल में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।